हाँ देखो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत चलित। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इस पार्ट में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, या तो किसका आएगा, विद्युत मोटर का, या फिर आएगा विद्युत जनरेटर का। और इसका वर्णन भी हमें सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे मोटर का किया था। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। फिर परिभाषा के बाद सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आएंगे अपन इसकी बनावट पर, और लास्ट में आएगी कार्य प्रणाली। तो इन 4 पॉइंटों के अंदर हमें इसका वर्णन करना है। सबसे पहले परिभाषा, फिर है सिद्धांत, फिर बनावट में इसके भागों का वर्णन, और लास्ट में कार्य प्रणाली। सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा। तो इसकी जो परिभाषा है वो मोटर से बिल्कुल उल्टी है। मोटर ने क्या किया था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला था। ये उल्टा काम करेगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। वह साधन या वह युक्ति जो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत जनरेटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर कहलाती है। इसको डायनामो भी बोलते हैं। और आगे देखेंगे अपन की जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है या विद्युत जनरेटर है वो 2 तरह का होता है। एक तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, और एक होता है दिष्ट धारा जनरेटर। जनरेटर 2 तरह का है। कौन कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर और दिष्ट धारा जनरेटर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। और दूसरा वाला जो है दिष्ट धारा जनरेटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीसी जनरेटर। अब ये नाम जो पड़ा इनका वो देखो कारण। ये वाला जनरेटर है ये प्रत्यावर्ती धारा पैदा करता है। 2 तरह की धारा, जनरेटर भी 2 तरह के हैं, और धारा भी, विद्युत धारा भी 2 तरह की है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। आगे आएगा, इस टॉपिक को बता दूंगा। पर फिलहाल ये याद कर लो कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर है वो प्रत्यावर्ती धारा पैदा करेगा, और जो दिष्ट धारा जनरेटर है वो दिष्ट धारा पैदा करेगा। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट, इसलिए शॉर्ट में इसको एसी भी बोलते हैं। यहाँ पे एसी का मतलब वो एसी नहीं जो ठंडा करता है हमें, यहाँ एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेट करंट। तो अल्टरनेट करंट पैदा करेगा, इसलिए इसको हमने बोला है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। और ये दिष्ट धारा जनरेटर दिष्ट धारा पैदा करेगा। दिष्ट धारा को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में लिखते हैं डीसी। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डीसी जनरेटर। अब इन दोनों की संरचना में, बनावट में, कार्य प्रणाली में, चित्र में ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक जगह अंतर आएगा, और वो मैं बता दूंगा कहां पे अंतर आएगा। फिलहाल हम जो वर्णन करने जा रहे हैं वो वर्णन है इसका ऊपर वाले का, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। लेकिन परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ जाए कि दिष्ट धारा जनरेटर की बनावट और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए, तो भी हमें घबराना नहीं। वर्णन वैसा वैसा ही होगा, ऐसे बस एक जगह चेंज करना पड़ेगा हमें अगर दिष्ट धारा वाला आ गया तो ध्यान रखना। मैं अगर वर्णन बता रहा हूं वो किसका है, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का। तो ये तो इसकी परिभाषा होगी कि वह साधन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनरेटर कहलाता है। यानी सब जानते हैं अपन जनरेटर क्या करता है, लाइट बनाता है। पर लाइट बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको किसी यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत से घुमाना पड़ेगा।
अब यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है, जैसे हमारे खेतों में जो जनरेटर होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम इंजन लगा देते हैं पीछे। हम गांव में पूरे को जनरेटर कहते हैं, और वो पूरा जनरेटर नहीं है, उसका जनरेटर केवल जो आगे डब्बा लगा हुआ है ना वो है। लाइट तो वही बना रहा है, पीछे जो इंजन लगा हुआ है वो तो क्या कर रहा है, उसको घुमाने का काम कर रहा है। बहुत सी जगह उसको बिना इंजन के किसी दूसरी चीज से भी घुमाते हैं, जैसे पानी से लाइट जहां बनाते हैं वहां उसको पानी से घुमाते हैं, हवा से लाइट बनाने वाले उसको हवा से घुमाते हैं, या अडानी प्लांट वाले उसको पानी की भाप से घुमाते हैं, है ना। तो किसी से भी घुमा सकते हैं, पर हमें क्या करना पड़ेगा, यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत से उसको घुमाना पड़ेगा, तो फिर वो क्या करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा। तो ये इसकी परिभाषा है। अब सिद्धांत, जो विद्युत जनरेटर है वो जिस सिद्धांत का काम करता है उस सिद्धांत का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जनरेटर का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो हमने कल पढ़ा था। मैं फिलहाल बता दूं थोड़ा सा, इसमें क्या होता है, हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखकर घूर्णन कराते हैं, तो उससे क्या होगा, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के यानी चुंबकों के बीच में रखकर घूर्णन कराएंगे तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये है हमारे जनरेटर का सिद्धांत। अब आती है इसकी बनावट। तो बनावट में भाग कौन कौन से हैं, इसके लिए हमें पहले चित्र देखना पड़ेगा। तो इसका जो चित्र है वो सेम टू सेम मोटर की तरह ही है। तो अब हम देखेंगे, ये तो हो गया सर चित्र, इसके भाग देखो कौन कौन से हैं। सेम टू सेम मोटर की तरह ये सारा चित्र, ये ABCD इस पर लिखा है, ये तो है आर्मेचर। मोटर में भी था, मोटर में भी हमने उसको ABCD नाम दिया था, यहाँ भी हम उसको ABCD नाम दे रहे हैं। इसके बाद ये जो एन और एस दिख रहा है ये है क्षेत्र चुंबक, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव है दोनों, जिसके बीच में हमने आर्मेचर को रखा हुआ है। फिर नीचे थोड़ा चेंज आ गया, देखो मोटर में यहाँ पर एक गोला था जिसके हमने दो टुकड़े कर दिए थे, नाम दिया था विभक्त वलय, और उसके दोनों टुकड़ों को P और Q नाम दिया था, अर्धांश। यहाँ पे अर्धांश नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग गोले हैं, एक तो है R1 एक है R2, दिख रहे हैं अलग अलग। अब इन R1 और R2 को कहते क्या है, सर्पिल वलय, क्या कहते हैं। वहां तो कहा था मोटर में हमने विभक्त वलय, यहाँ जनरेटर में उनका नाम क्या हो गया, सर्पिल वलय। और देखो ये R1 से क्या अड़ रहा है, B1, ये है हमारा पहला ब्रुश, और R2 यानी दूसरे सर्पिल वलय से अड़ रहा है B2, ये है हमारा दूसरा ब्रुश। यानी मतलब ये हुआ कि जो जनरेटर है उसमें भी मोटर की तरह ही चार भाग
भाग होते हैं। मोटर में भी 4 भाग थे। पहला भाग है हमारा आर्मेचर, दूसरा है क्षेत्र चुंबक, तीसरा है सर्पी वलय और चौथा है ब्रुश। अंतर केवल यहां आया बस। ये तीनों चीजें तो मोटर में भी थी, सेम टू सेम वैसे ही थी, पर यहां मोटर में क्या था, विभक्त वलय, जनरेटर में क्या आ गया, सर्पी वलय। आर्मेचर चित्र में दिख रहा होगा तुम्हें, एबीसीडी नाम से है। जो क्षेत्र चुंबक है वो दिख रहा होगा तुम्हें चित्र में, एन और एस। जो सर्पी वलय है वो दो हैं, R1 और R2। बहुत सी किताबों में S1 और S2 भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, R1 वो R2 बोलो या S1 S2 बोलो। और ब्रुश B1 और B2। X और Y भी लिख सकते हो। मोटर में हमने इनको क्या बोला था, X Y। यहाँ क्या बोलोगे हम, B1 और B2। तो ये 4 भाग है जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना है। आर्मेचर का वर्णन सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसा मोटर में किया था हमने। कैसे बनता है आर्मेचर? आर्मेचर में क्या होगा, एक नरम लोहे का रोड चट्टा वाला, उसके ऊपर लिपटा होगा तांबे का विद्युत रोधी तार। तो ये जो क्रोड है और अनेक फेरों वाली जो कुंडली है, उन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। सेम टू सेम मोटर की तरह। और इस आर्मेचर की खासियत क्या है कि ये अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा, घूमेगा। मोटर में भी घूम रहा था, इसमें भी घूमेगा। नाम है इसका एबीसीडी। तो समझ में आ गया होगा आर्मेचर क्या चीज है। इसमें एक नरम लोहे का पटलित क्रोड होता है, उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार से बनी अनेक फेरों वाली कुंडली लिपटी होती है, और ये आर्मेचर अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। इसके बाद क्षेत्र चुंबक। जो आर्मेचर है एबीसीडी, उसको दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों एन और एस के बीच में रखा जाएगा, और इस तरह से रखा जाएगा कि घूमते समय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और गति की दिशा परस्पर लंबवत हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा धारा पैदा हो सके। मैंने बताया तुम्हें कि ज्यादा से ज्यादा बल कब लगता है, जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो। और ज्यादा से ज्यादा धारा कब बनेगी, जब चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा लंबवत हो। तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा धारा बनानी है, इसलिए इसकी बनावट को इस तरह का बनाएंगे अपन कि इसकी गति की दिशा और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो आपस में लंबवत रहे। अब आता है सर्पी वलय। ये भी विभक्त वलय की तरह धातु का बना हुआ है, पर विभक्त वलय में एक ही गोला था, उसके हमने आधे आधे दो टुकड़े कर दिए थे। इसमें धातु के दो वलय होंगे, दिख रहे हैं चित्र में। एक तो है R1 और दूसरा है R2। किससे बने हुए हैं ये, धातु के। और कुंडली का एक सिरा R1 से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा R2 से जुड़ा रहता है। देखो इसमें ये जो D वाला सिरा है ये जुड़ रहा है R1 से। ये देखो अंदर से तार आ रहा है, वो किससे जुड़ रहा है, R1 से। और जो A वाला सिरा है वो किससे जुड़ रहा है, R2 से। इन दोनों R1 और R2 को कहते हैं सर्पी वलय। और ये भी आर्मेचर के साथ साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करेंगे। मोटर में जैसे विभक्त वलय घूमता था, ऐसे ही जनरेटर में सर्पी वलय भी घूमेंगे। तो कौन कौन घूम रहा है, एक तो आर्मेचर घूमेगा पूरा, और दोनों वलय भी अपनी जगह पर घूमेंगे। अब आए ब्रुश। दो ब्रुश हैं, B1 और B2। ये भी धातु या कार्बन के बने होंगे, या तो किसी धातु का बनाना पड़ेगा, या फिर कार्बन का बनाएंगे तो ग्रेफाइट से बनाना पड़ेगा। ये इन दोनों सर्पी वलयों से कांटेक्ट में रहते हैं, संपर्कित रहते हैं, लेकिन घूमेंगे नहीं। मोटर में भी था, वो विभक्त वलय के अर्धांशों से संपर्कित रहते हैं, लेकिन घूमते नहीं हैं। एक अंतर और है यहाँ पे। वहां क्या हो रहा था कि जो ब्रुश है उनका संपर्क हर आधे घूर्णन के बाद चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ कितने भी चक्कर काट लेगा आर्मेचर, R1 हमेशा B1 से ही कांटेक्ट
नेगेटिव में रहेगा, और जो R2 है वो हमेशा V2 से ही अड़ता रहेगा, क्योंकि वहां क्या हो रहा था, P पहले आधे चक्कर में 1 से अड़ रहा था और अगले आधे चक्कर में वो Y से अड़ गया था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना, यहाँ R1 हमेशा V1 से संपर्कित रहेगा और R2 हमेशा V2 से संपर्कित रहेगा। तो ये होगी इसकी बनावट, और इसके बनावट में भाग है 4, उन चारों के बारे में बता दिया। अब आएगी इसकी कार्य प्रणाली। तो ध्यान से देखना, ये है N और ये है S, और ये है हमारा आर्मेचर। ये आर्मेचर की भुजा AB और ये भुजा CD। अब हमने हैंडल से इंजन को चालू किया, तो जैसे ही हैंडल मारना शुरू करेंगे हम, ये आर्मेचर अपने अक्ष पर घूमना शुरू करेगा। किस दिशा में घूमेगा? ये इस तरह से। इस दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। ध्यान देना एक चीज पे, मोटर जब घूमती है तो वामावर्त दिशा में घूमती है, घड़ी की उल्टी दिशा में, जबकि जनरेटर जब घूमता है तो घड़ी की सुइयों की तरफ घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा। जैसे मान लो ये जनरेटर का आर्मेचर है, तो ये जैसे वो घड़ी की सुई जा रही है ना, ऐसे ऐसे ही जाएगा, ये घूमेगा, जबकि मोटर कैसे घूमती है? ऐसे उल्टा। तो जब ये आर्मेचर घूमना शुरू करेगा, तो मुझे ये बताओ कि ये जो भुजा AB है ये किधर जाएगी? ऊपर। भुजा AB पर बल किधर लग रहा है? ऊपर। और भुजा CD पर बल लग रहा है नीचे। तो इसमें धारा प्रेरित होगी, धारा उत्पन्न हो गया, तो धारा किस दिशा में बहेगी? वो देखो, यहाँ पे हमें नियम लागू करना पड़ेगा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। याद है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हमें दाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को लंबवत फैलाना है। ये अंगूठा रहना चाहिए बल की दिशा में, ये तर्जनी रहना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जिधर मध्यमा होगी वही धारा की दिशा होगी। तो यहाँ देखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है N से S की तरफ, यानी कि ऐसे ऐसे। ये अंगूठा किधर है? बल की दिशा में, ये ऊपर की तरफ, इसके ऊपर बल लग रहा है, अंगूठा भी ऊपर ही जा रहा है, तो ये मध्यमा उंगली किधर है? ऊपर की तरफ, यानी इसमें धारा की दिशा होगी नीचे से ऊपर। भुजा AB में प्रेरित धारा की दिशा क्या है? नीचे से ऊपर, यानी A से B में धारा गई। अब इसमें बल नीचे की तरफ लग रहा है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ। समझ में आया? जो भुजा ऊपर जाती है उसमें धारा की दिशा भी क्या रहेगी? ऊपर। और जो भुजा नीचे जाएगी, जिस भुजा पर बल नीचे लगेगा, उसमें धारा की दिशा भी नीचे की तरफ हुई। तो धारा A से कहां जाएगी? B में